पोद्दार ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चंद्रगुप्त मौर्य की विजय के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने पिछली वीडियो में चंद्रगुप्त मौर्य के दो विजयों के बारे में अध्ययन किया। नंबर 1, मगध पर अधिकार। इस पे अपने पिछली वीडियो में अध्ययन किया। दूसरा था उत्तरी राज्यों में विद्रोह और पंजाब पर अधिकार। उत्तरी राज्यों में विद्रोह और पंजाब पर अधिकार पर उत्तरी राज्य विजय पंजाब पर अधिकार। अगला पॉइंट है सैन्य संगठन और मगध पर अधिकार। सैन्य संगठन और मगध पर अधिकार। मगध पर अधिकार। अपन ने दो विजय अपन ने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर ली थी। अगली है सैन्य संगठन और मगध पर अधिकार। यानी कि जब उन्होंने पहले मगध पर अधिकार किया था तो उसमें वो पराजित हो गया और पराजित होने के बदले के बाद उन्होंने फिर से अपना सैन्य संगठन किया और मगध पर अधिकार करने की योजना बनाई। जब उन्होंने पंजाब पर अधिकार कर लिया तब उसकी योजनाएं मगध की ओर ध्यान दिया, क्योंकि मगध में अपनी हार का बदला लेना चाहता था। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से एक साम्राज्य संगठन की एक सैन्य संगठन तैयार किया और सैन्य संगठन तैयार करने के बाद मगध पर अधिकार करने की योजना बनाई। मगध का जो शासक था वो घनानंद था। घनानंद था। मगध का जो शासक था वो घनानंद था और घनानंद के पास कार्टेस के अनुसार कार्टेस के अनुसार नंद राजा घनानंद की सेना में 6 लाख पैदल, 20,000 घुड़सवार, 2,000 रथ, 3,000 हाथी, यानी कि 6 लाख पैदल सेना, 20,000 घुड़सवार, 2,000 रथ सेना, 3,000 घुड़सवार सेना, तो 3,000 हाथी सेना। हम देखते हैं कि इतनी विशाल सेना घनानंद की थी और इतनी शक्तिशाली सेना को हराना चंद्रगुप्त मौर्य की बस की बात नहीं है। लेकिन उन्होंने पिछले मगध पर पराजित होने के बाद उन्होंने ध्यान दिया कि सबसे पहले अपने समीपवर्ती क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की जाए, क्योंकि उन्होंने जब भेष बदलकर जब गए थे तब उन्होंने बताया कि उसका एक छोटा बच्चा रोटी पे या दलिया पे उसको बीच से खा रहा था तो उसका बार बार उंगली जल रही थी। तो उन्होंने सोचा कि आप किनारे से आक्रमण करें, तो उन्होंने इसलिए अपने समीपवर्ती क्षेत्र किनारे पर उन्होंने आक्रमण किया और विजय प्राप्त करने के बाद उन्होंने मगध
ये तो उन्होंने अपने एक विशाल सेना तैयार की और विशाल सेना तैयार करके उन्होंने घनानंद पर आक्रमण कर दिया। दोनों पक्षों के मध्य भयंकर युद्ध विशाखादत्त मुद्रा राक्षस बौद्ध और जैन ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है, यानी कि विशाखादत्त मुद्रा राक्षस और जैन बौद्ध ग्रंथों में इस युद्ध का वर्णन मिलता है। यह युद्ध भयंकर युद्ध हुआ था, इसमें काफी लोग मारे गए थे। ऐसा बताया जाता है कि बहुत ज्यादा सेना हताहत मारी गई थी, लेकिन सटीक आंकड़े नहीं होने की वजह से कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ऐसा बताया जाता है इतनी भारी सेना थी दोनों के, तो निश्चित है नरसंहार ज्यादा ही हुआ होगा। और चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हासिल हुई और घनानंद पराजित हुआ। और घनानंद पराजित होने के बाद में उसको ऐसा बताया जाता है कि इतिहासकारों के स्रोतों के आधार पर उसको एक रथ में जितना सामान आए उतना सामान लाद कर उस रथ के अंतर्गत और उसको अपने देश से निष्कासित कर दिया गया। चाणक्य ने उसके साथ सहानुभूतिपूर्ण कार्य किए। ऐसा बताया जाता है कि उस सहानुभूतिपूर्ण कार्य से चाणक्य ने अपनी एक प्रतिभा का परिचय दिया। उसके साम्राज्य 5 नदियों की भूमि गंगा यमुना की घाटी भी समृद्ध हो गई थी। इसके बाद में आता है सेल्यूकस युद्ध। अगला है सेल्यूकस युद्ध। सेल्यूकस युद्ध सिकंदर की मृत्यु के पश्चात उसके साम्राज्य के संबंध में उसके गवर्नरों में संघर्ष प्रारंभ हो गया। यानी कि सिकंदर की जब मृत्यु हो गई थी तो उसको साम्राज्य के बंटवारे के लेकर उनके जो गवर्नर थे उनमें संघर्ष प्रारंभ हो गया। इस संघर्ष में सेल्यूकस को सफलता प्राप्त हुई। इस संघर्ष में सेल्यूकस को सफलता प्राप्त हुई और सिकंदर के साम्राज्य का स्वामी बन गए। 306 ईस्वी में 306 ईसा पूर्व में सेल्यूकस ने निकेटा की उपाधि धारण की। 306 ईस्वी में सेल्यूकस ने निकेटा की उपाधि धारण की। सेल्यूकस एक महत्वाकांक्षी शासक था। दृढ़ संकल्प और वीरता उसके चरित्र का मुख्य गुण था। वह भारत में सिकंदर द्वारा जीते हुए प्रदेशों को पुनर्धिकार करना चाहता था। इसलिए उन्होंने अंतिम रूप से एक बार पुनः भारत पर आक्रमण करने का निश्चय किया। उसने काबुल की ओर से सिंधु नदी को पार करके भारत में प्रवेश किया। उस समय भारत में राजनीतिक स्थिति व्यापक रूप से परिवर्तित हो गई, किंतु सेल्यूकस इस बात को समझ नहीं सका। उसने सोचा कि सिकंदर की भांति उसके लिए भी भारत विजय का एक आसान कार्य होगा, किंतु डॉक्टर आर के मुखर्जी के शब्दों में उस समय भारत आपस में लड़ने के छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। छोटे छोटे राज्यों में विभक्त नहीं था जैसा कि सिकंदर के ने यहाँ पर पाया, बल्कि देव चंद्रगुप्त मौर्य की महान राजनीतिक एकता
स्थापित कर ली थी। यानी कि जब सिकंदर भारत में आया उस समय साम्राज्य, जो भारत का जो साम्राज्य था वह छोटे छोटे साम्राज्यों में विभक्त था। जब सेल्यूकस भारत में आया उस समय भारत के साम्राज्य की स्थिति सुदृढ़ थी और वो एक संगठित राज्य था, और संगठित राज्य था तो सेल्यूकस उस पर विवृत करना मुश्किल हो गया था। 305 ईसा पूर्व और सेल्यूकस की सेनाओं के मध्य 305 ईसा पूर्व सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य, सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य 305 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था। इस युद्ध में सेल्यूकस पराजित हुआ। सेल्यूकस पराजित हुआ। अंत में दोनों के मध्य एक सम्मानपूर्ण संधि हुई। इस संधि के अनुसार सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करना स्वीकार कर लिया। यानी कि अपनी पुत्री हेलेना का विवाह, उस पुत्री का क्या नाम था? हेलेना। हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करना स्वीकार किया और उपहार स्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य को एरिया आर्केसिया, जेड्रोसिया और पेरोनिस्डाई के प्रदेश उन्होंने देश के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया था। किसको दे दिया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। यानी इन प्रदेशों पर किसकी विजय हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य की। उसने देश के रूप में एरिया, आर्केसिया, जेड्रोसिया और पेरोनिस्डाई, यानी काबुल, कंधार, हेरात का जो प्रदेश था, काबुल, कंधार, बलूचिस्तान और हेरात का जो प्रदेश था वो चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। सेल्यूकस को 500 हाथी भेंट किए। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी भेंट किए थे। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्तीज एक राजदूत भेजा था, जिन्होंने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। मेगास्तीज को सेल्यूकस ने मेगास्तीज को भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा और उसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। ऐतिहासिक दृष्टि से संधि अत्यंत महत्वपूर्ण थी। इस संधि के फलस्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार हो गया। दोनों राजाओं के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो गए। इसके अतिरिक्त दोनों देशों के मध्य सांस्कृतिक संबंधों का विकास होने लगा। इसके बाद आती अन्य विजय। कौन से? 5 अन्य विजय, यानी कि अन्य विजय में उसकी 2 विजय, एक तो है दक्षिण की विजय और दूसरी है पश्चिम की विजय। दक्षिण पश्चिम की विजय संपूर्ण उत्तरी भारत पर आधिपत्य करने के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य ने देश के दक्षिण प्रदेशों को भी
जीतने का निश्चय किया। चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण के विषय में इतिहासकारों में अलग अलग विचारधाराएं प्रचलित है। डॉक्टर बी स्मिथ का मत है कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य दक्षिण भारत के राज्य सीमा में नहीं है, किंतु अन्य इतिहासकारों के मत अनुसार एक अन्य प्रमाणिक साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि उसने उत्तरी राज्यों पर विजय करने के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत के राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में सम्मिलित किया था। वृहत कथा कोश, भद्रभाव चरित्र, राजबलि का कथा आदि ग्रंथ में इस मत की पुष्टि होती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण राज्यों पर विजय प्राप्त की थी। यानी कौन कौन से में? वृहत कथा कोश, वृहत कथा कोश, एक तो यह है, दूसरी है परिशिष्ट पर्वन, भद्रभाव चरित्र, भद्रभाव चरित्र, भद्रभाव चरित्र, वृहत कथा कोश, और तीसरी है राजबलि कथा, राजबलि कथा। इनसे पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी। इसके बाद आते पश्चिम भारत की विजय। कुछ इतिहासकारों में यह भी मत है कि भारत के पश्चिमी प्रदेशों पर भी चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था। डॉक्टर राय चौधरी ने यह मत व्यक्त करते हुए कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य पश्चिम में सौराष्ट्र तक फैला हुआ, यानी कि उसका जो साम्राज्य था पश्चिम के अंतर्गत सौराष्ट्र तक फैला हुआ था। कहां तक था? सौराष्ट्र जो गुजरात के अंतर्गत है। और सौराष्ट्र के अंतर्गत जो फैला हुआ था, सौराष्ट्र में उन्होंने एक सुदर्शन झील का निर्माण किया। सुदर्शन झील का निर्माण किया। सौराष्ट्र गुजरात के अंतर्गत उन्होंने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। उसके जो सेनापति थे, उसके द्वारा पुष्य जूनागढ़ शिलालेख में इस बात की पुष्टि होती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमी प्रदेशों पर शासन किया। पुष्यगुप्त को वहां पर नियुक्त किया था, पुष्यगुप्त, और उन्होंने सुदर्शन झील का निर्माण भी करवाया था और उन्होंने वहां पर अपना शासन स्थापित करवाया था। यह किसे पता लगता है? जूनागढ़ शिलालेख से, जूनागढ़ अभिलेख से। जूनागढ़ अभिलेख से हमें इस बात का उल्लेख मिलता है। अब है चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार कहां से कहां तक फैला हुआ था? उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार दूर दूर तक फैला हुआ था। यह पूर्व में बंगाल से लेकर पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में हिंदू कुश तक। पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में हिंदू कुश तक
तथा उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी और विंध्याचल पहाड़ी होता है। दक्षिण में नर्मदा नदी और विंध्याचल की पहाड़ी और विंध्याचल की पहाड़ी तक फैला हुआ था। अन्य शब्दों में चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य, काबुल, हेरात, गंधार, इनके ऐसा बताया जाता है चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य काबुल, कंधार, उसका साम्राज्य काबुल, कंधार, हेरात, बलूचिस्तान, काबुल, कंधार, हेरात और बलूचिस्तान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, गुजरात, काठियावाड़, आदि प्रदेशों में फैला हुआ था। यानी हमें पता चलता है कि उसका साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। जैन साहित्यों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम दिनों में जैन धर्म स्वीकार कर लिया। अपनी मृत्यु से पूर्व उसने अपने पुत्र बिंदुसार को राज्य सौंप दिया। पुराणों और बौद्ध साहित्यों के अनुसार चंद्रगुप्त ने 24 वर्ष तक शासन किया और 298 ईसा पूर्व उसकी मृत्यु हो गई। 298 ईसा पूर्व, यानी कि उन्होंने 24 वर्ष तक शासन किया था। अब अगली वीडियो के अंतर्गत चंद्रगुप्त मौर्य का शासन प्रबंध के बारे में करवा दिया जाएगा।